हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर के स्टोन का डायरेक्टर। चलिए आज हम लोग समझते हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का जो कारण था यानी कॉजेस था, उसमें से मैंने आपको 3 बता दिया। 3 क्या क्या बताए? हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ये एक था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और तीसरा था एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और अभी जो 4th है वो है को एक्सटेंशन। ये मैं डिटेल में आपको अगर पता होगा, जब हम लोग म्यूचुअलिज्म पढ़ रहे थे उसमें मैं आपको बताया को एक्सटेंशन, को एवोल्यूशन और को एग्जिस्टेंस। देखिए, को एक्सटेंशन का मतलब होता है साथ साथ खत्म होना। ये भी एक रीजन है जो स्पीसीज खत्म हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन रीजन था, हम मानते हैं। रीजन वो भी था, हम एलियन स्पीसीज को इन्वेड कर देते थे, यानी एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर देते थे, वो भी रीजन था स्पीसीज खत्म होने का। ओवर एक्सप्लॉइट, हद से ज़्यादा खाने के चक्कर में भी हम लोग, हद से ज़्यादा यूज़ करने के चक्कर में भी हम लोग कुछ स्पीसीज को ख़त्म किए हैं। और जो कारण है वो है को एक्सटिंक्शन। इसमें जो है इंसान का हाथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। कैसे? अगर मानिए 2 स्पीसीज है, ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे पर इतना ज़्यादा निर्भर है, इतना ज़्यादा निर्भर है कि एक ख़त्म हुआ तो दूसरा भी ख़त्म हो गया। अगर एक को हम ख़त्म कर रहे हैं तो फिर इसका भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाता है। स्पीसीज खत्म होने में को एक्सटेंशन मतलब 2 स्पीसीज का ऐसा रिलेशन जिसमें एक खत्म तो दूसरा खत्म, ये को एक्सटेंशन कहलाता है, साथ साथ खत्म होना। जैसे मानिए अब बच्चा बोलेगा सर पैरासाइट है और होस्ट है, होस्ट खत्म हो गया तो क्या पैरासाइट खत्म होगा? हाँ, लेकिन पैरासाइट खत्म हो गया मानिए हमारे ऊपर जो पैरासाइट है ह्यूमन लाइस, जूं, क्या वो खत्म हुआ तो हम खत्म होंगे? नहीं, लेकिन हम खत्म हो गए अगर दुनिया से इंसान स्पीसीज ही खत्म हो गया तो हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा। यानी एक के ऊपर कोई निर्भर है या फिर दोनों एक दूसरे को निर्भर है, इस चक्कर में स्पीसीज खत्म हो जाना को एक्सटेंशन। मानिए स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, किसी प्रकार से स्पीसीज ए खत्म हो गया, इस चक्कर में ये भी निपट गया, तो ये है को एक्सटेंशन में आएगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक नेचुरल, मास और एंथ्रोपोजेनिक। सर नेचुरल एक्सटेंशन मतलब है कि नेचुरली स्पीसीज का एक्सटेंट होना, ये लॉन्ग पीरियड वाला समय है। यानी हमारा इन्वायरमेंट, क्या अर्थ का इन्वायरमेंट अभी भी वही है जो शुरू में था 3 बिलियन साल, 3.5 बिलियन साल पहले जो था, क्या अभी भी वही है? ना, अभी अर्थ का जो है माहौल बहुत बदला है और फिर बदल रहा है, फ्यूचर में और बदलेगा। तो ये जो धीरे धीरे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहा है और इस चेंज को कुछ स्पीसीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो धीरे धीरे समय के हिसाब से विलुप्त हो रहा है, वो आपका नेचुरल एक्सटेंशन कहलाएगा। यानी इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, ना ही कोई एकदम से बड़ा आपदा आ गया, ये भी नहीं है। यानी ये स्लो प्रोसेस है और ये होगा, होते आ रहा है और आगे भी होगा, फ्यूचर में अभी भी हो रहा है। तो ये जो है स्लो प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज था, पहले एग्जिस्ट करता था, पहले का माहौल उसे पसंद था, हजारों साल, हमारा पृथ्वी का हजारों साल से धीरे धीरे टेम्परेचर बदला, माहौल बदला, धीरे धीरे, और वो स्पीसीज जो उस टाइम रह पा रहे थे अभी नहीं रह पा रहे, तो वो खत्म हो गए। तो ये जो नेचुरल एक्सटेंशन कहलाएगा, जो नेचुरली हुआ है, यानी ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, इस कारण से। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे स्पीसीज है जो पहले मिलते थे अभी नहीं मिल रहे, धीरे धीरे समय के हिसाब से वो खत्म हुआ। और देखिए मास एक्सटेंशन मतलब ये है ड्यू टू कैटेस्ट्रोफ। कैटेस्ट्रोफ का मतलब ये है कि ये बड़ा कोई आपदा अचानक से आ गया, जैसे डायनासोर खत्म हुआ, डायनासोर नेचुरली एक्सटेंट नहीं हुआ, वो मास एक्सटेंशन कहलाएगा। यानी फल फूल के जी रहा था, अरे ऐसा नहीं धीरे धीरे माहौल इन्वायरमेंट बदल गया, नहीं, अचानक से कुछ उसमें आपदा आ गया और उसके कारण जो है मर गया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका। तो हम लोग बोलेंगे मास एक्सटेंशन। मास मतलब होता है लार्ज स्केल, लार्ज लेवल में, बड़ा लेवल में एकदम से खत्म हो गया। मास एक्सटेंशन ड्यू टू कैटास्ट्रोफ, यानी मानिए ये आपदा कहलाएगा, प्राकृतिक आपदा। एक है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है इंसान का जिसमें हाथ रहे। ये नेचुरली हो रहा है, ये भी नेचुरली है, लेकिन ये मास एक्सटेंशन है, लार्ज लेवल में नेचर इसको खत्म कर रहा है। इसमें है कि इंसान का कैसे हाथ है। क्या इंसान का हाथ है स्पीसीज को एक्सटेंड करने में, स्पीसीज को विलुप्त करने में? क्या इंसान का हाथ है? हाँ है। इंसान का कैसा हाथ है? देखिए
ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो रहा है, हम पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। सर पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इसका स्पीसीज से क्या लेना देना है? कुछ स्पीसीज है जो जितना भी इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो, जितना कंस्टिट्यूएंट्स है उस हिसाब से वो उस रेशियो में जीना अच्छा लगता है उसको। हमने इतना ज्यादा मानिए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा दिया। मानिए हम पॉल्यूशन करते करते, मैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, ये सल्फर का भी हो सकता है, सल्फर से रिलेटेड गैसेस भी हो सकता है, नाइट्रोजन से रिलेटेड गैसेस भी हो सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मानिए अभी हमारा माहौल में जितना नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये है, अब हम कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं कि इसको हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो कुछ ऐसा भी स्पीसीज है जिनको ये इतना माहौल पसंद नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूं, हमें एक टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर में जितना में अभी तक हम लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं पृथ्वी में है, इंसान जिंदा है। कुछ ऐसे एक्टिविटी के कारण हम लोग टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि हमारा रहना मुश्किल हो गया। पूरा धरती से मानव जाति खत्म हो गया, स्पीसीज खत्म हो गया। तो ये हम लोग कर रहे हैं दूसरा ऑर्गेनिज्म के लिए। किसी किसी को किसी किसी चीज से बड़ा सेंसिटिविटी है, वो उससे ज्यादा हद पार कर जाएगा तो कुछ स्पीसीज नहीं रह पाएगा। हम पॉल्यूशन करके नाइट्रोजन से रिलेटेड गैसेस बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड पॉइजनस गैसेस बढ़ा रहे हैं। इसी चक्कर में कुछ कुछ ऐसा स्पीसीज है हमें जो पता भी नहीं है, वो इतना सेंसिटिव है इन चीज को लेके कि अगर इसका लेवल इससे ज्यादा हो गया अर्थ में तो वो विलुप्त हो जाएंगे। सर तो ये गैसेस हम पॉल्यूशन कहां से निकाल रहे हैं? हम पॉल्यूशन गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ढेर सारा पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन मान लीजिए, ढेर सारा पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में मछली, वाटर का जो जीव है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो पॉल्यूशन करके भी हम उन लोगों का धीरे धीरे इन्वायरमेंट को बदल रहे हैं जिसमें हम स्पीडली और उन लोगों को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। चलिए, डिफॉरेस्टेशन भी, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन का एग्जांपल है। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम अपने हाथों से पेड़ काट रहे हैं, हम अपने हाथों से जंगल खत्म कर रहे हैं, वहां का स्पीसीज गायब कर रहे हैं। हंटिंग, बहुत सारा आएगा इसमें, फ्रेगमेंटेशन, जितना भी आप सुन रहे हैं। हम हंटिंग कर रहे हैं, ये भी तो हम हाथ से ही कर रहे हैं। क्या ये मास एक्सटिंक्शन है? क्या ये नेचुरल है? नहीं, हंटिंग खुद से हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए, ये तो हमने बता दिया। क्या यही सिर्फ रीजन है एक्सटिंक्शन का? नहीं, कुछ और भी रीजन हो सकता है। एक्सटिंक्शन का कुछ और भी रीजन हो सकता है। कभी कभी एक्सटिंक्शन का रीजन क्या क्या हो सकता है? देखिए, समटाइम एक्सटिंक्शंस ड्यू टू, कभी कभी एक्सटिंक्शन इन कारणों से भी होता है। और भी कारण है, यहां पर अभी 4 ही लिखे हैं, 4-5 और लिखेंगे, इस लेक्चर बताएंगे। लार्ज बॉडी साइज, कभी कभी एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होने का कारण बॉडी साइज भी होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, स्टिलर सी काउ, ये जो फिश था, ये इतना बड़ा फिश था कि इसको हंटिंग करने में लोगों को आसानी हुआ। ऐसा माना जाता है कि अगर ये मछली छोटा आकार का होता, अगर ये मछली छोटी मछली होती, तो इसको हंटिंग करने में यानी इसको शिकार करने में समय लगता, हो सकता है ये बच के निकलता और इसका स्पीसीज आज भी हमारे पास होता। लेकिन ये बड़ा आकार का होने के कारण इसको जल्दी से शिकार कर पाया और ये खत्म हुआ। डायनासोर, हाँ हम मानते हैं कि उस टाइम उल्कापिंड गिरा था। किस टाइम? अभी से लगभग 66-65 मिलियन ईयर्स एगो, जब डायनासोर का इस दुनिया से खात्मा हो गया, तब डायनासोर सिर्फ था क्या और भी कुछ लोग थे उनके साथ? सॉरी, लोग नहीं, कुछ स्पीसीज और भी थे। तो डायनासोर के साथ और जो स्पीसीज थे, वो स्पीसीज बच कैसे गए? वो इसीलिए बच गए क्योंकि डायनासोर का साइज बहुत बड़ा था। बड़ा साइज होने के कारण ये न कहीं मिट्टी के अंदर छिप पाया, न ये कहीं रह पाया, इसीलिए डायनासोर का खात्मा हो गया। यानी डायनासोर का साइज बहुत बड़ा था। कभी कभी एक्सटिंक्शन का कारण कभी कभी बॉडी साइज भी होता है, जैसे स्टिलर सी काउ और डायनासोर, ध्यान रखना है। स्मॉल पॉपुलेशन, कभी कभी एक्सटिंक्शन का कारण यह भी है स्मॉल पॉपुलेशन। अभी मानिए मैं बोल रहा हूं, जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लगभग 7-7.5 बिलियन, इतना आदमी है दुनिया में, इतना आदमी है। मानिए अभी कोविड-19 आया था, बहुत सारा आदमी उसमें, पॉपुलेशन में हमारा बहुत सारा आदमी उसमें, मानिए बहुत सारा आदमी का डेथ हो गया, बहुत सारा आदमी खत्म हो गया। फिर भी आज भी ह्यूमन स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन था। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मानिए कुल मिला के आदमी ही 2-4 लाख होता, पॉपुलेशन साइज हमारा बहुत छोटा होता, तो हो सकता है इसी कोरोना से हमारा एंड और टाटा बाय बाय हो जाता और हम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाते। लेकिन लार्ज पॉपुलेशन साइज का यह फायदा हो रहा है कि डेली डायरिया से, टीबी से, कैंसर से, एड्स से हजारों लोग मर रहे हैं।
फिर भी हमारा एक पॉपुलेशन साइज बड़ा है जिसके कारण हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं। तो बड़ा पॉपुलेशन साइज होने का फायदा है, एक्सटिंक्शन रेट कम है। अगर पॉपुलेशन छोटा है तो कभी कभी ये भी कारण बन जाता है एक्सटिंक्शन रेट। जैसे मैं बोल रहा हूं टाइगर, लायन, इनका पॉपुलेशन कम है, इनका पॉपुलेशन कम है, गिनती में है, और गिनती में होने के कारण इन लोगों को खत्म होने का चांस ज्यादा है। तो कभी कभी ये भी कारण होता है स्मॉल पॉपुलेशन साइज। लो रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो लो होना, यानी कम बच्चा का जन्म देना, कम बच्चा जन्म दे रहा है और ज़्यादा टाइम ले रहा है। मानिए इसका एग्जांपल टाइगर और लायन भी ले सकते हैं। ये लोग जो है बहुत टाइम लगता है। मानिए एक तो पॉपुलेशन साइज छोटा है, ऊपर से इनका रिप्रोडक्टिव रेट कम है। आप समझ रहे हैं, जैसे चींटी का रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जन्म करता है कम से कम टाइम में, लेकिन इन लोग का रिप्रोडक्टिव रेट स्लो है, रिप्रोडक्टिव रेट लो है, जिसके कारण भी पॉपुलेशन कम है और उसके कारण यह कभी कभी एक्सटिंक्शन हो जाता है। फीडिंग एट हाई ट्रॉपिक लेवल, ये थोड़ा समझने का बात है। हाई ट्रॉपिक लेवल में अगर कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, खा रहा है, तो उसका भी चांस है एक्सटिंक्ट होने का, और ये भी एक कारण बन जाता है। सर ये क्या बोल रहे हैं, ये तो नहीं आया सर, बात बाकी सब समझ में आ गया, लेकिन ये बड़ा बात बोल दिए। चलिए इसको मैं समझा रहा हूं। बच्चों देखिए, मानिए ये 4 ऑर्गेनिज्म है, ये 4 स्पीसीज है, ए बी सी डी। आप देख पा रहे होंगे ए बी सी डी ई एफ जी। ई स्पीसी, ए जो है इन्फेक्टेड है, मानिए ए इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड आप जान रहे हैं, ए को कुछ इन्फेक्शन हो गया, मानिए डीडीटी वगैरह कुछ इसके अंदर आ गया है, मानिए पानी का ही जीव है। बी अच्छा है, सी भी अच्छा है, डी को भी इन्फेक्शन है। ई जो है वो ए को खाता है, बी को खाता है। एफ जो है बी को भी खाता है, सी को भी खाता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, जैसे लायन 2 चीज 3 चीज 4 5 चीज को खाता है। जी जो है इसको भी खाता है, इसको। ये बीमारी जी के अंदर आया नहीं आ रहा समझ में, इन्फेक्शन जी के अंदर आया नहीं आया, हाँ आया, क्योंकि इन्होंने डी को खाया। ई के अंदर भी आया क्योंकि इन्होंने ए को खाया। फिर ई और एफ को एच खा रहा है, और एफ को और जी को कभी कभी आई भी खाता है। ये इन्फेक्शन इसके अंदर आया, फिर ये इन्फेक्शन इसके, और ये दोनों को खाता है ये सबसे लास्ट ट्रॉपिक लेवल में खा रहा है। यानी लास्ट ट्रॉपिक लेवल में, हाई ट्रॉपिक लेवल में खाने का नुकसान है कि जो बीमारी है वो सूद समय जोड़ के आ रहा है। यानी इन्फेक्शन यहां एक एक को था, ये दोनों का मिला कि इधर एक को हुआ, तो इसको इन्फेक्शन ज्यादा होगा। नहीं आ रहा समझ में, चलिए थोड़ा और शॉर्टकट कर देते। मानिए किसी वाटर बॉडी में, किसी लेक में डीडीटी ज्यादा हो गया। डीडीटी कहां से ज्यादा होगा सर, खेत में जो छिड़काव उड़कर करते हैं हम लोग खेत में, कभी कभी, अभी तो वैसे भी कम किया जाता है डीडीटी का यूज, तो वो कभी कभी पानी से बह के मानिए जो है नदी नाला में चला गया। अब उसको जब मानिए कि छोटा छोटा मछली के अंदर किस तरह वो डीडीटी चला गया, छोटा छोटा मछली, अगर 100 छोटा छोटा मछली के अंदर गया, तो क्या एक बड़ा मछली क्या एक ही छोटा मछली खाएगा? नहीं, वो 100 को 100 खाएगा, वो कम से कम 100 150 200 खाएगा, और सबके अंदर जो छोटा छोटा डीडीटी गया था वो सब मिल के उसके अंदर जाएगा, और उसके अंदर डीडीटी ज़्यादा होगा, यानी इन्फेक्शन और ज़्यादा होगा, उसको खतरा और ज़्यादा होगा, वो बीमार ज़्यादा होगा, वो पहले मरेगा। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाई ट्रॉपिक लेवल में खाने का एक नुकसान है कि कहाँ कहाँ से बीमारी रहता है वो घूम फिर के उसके पास आ ही जाता है, तो इससे भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। वैसे और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं अभी बताऊंगा, बट आपको ध्यान रहे बच्चों, जो भी मैं अभी आपको बताया उस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और मैं सारा चीज़ इसीलिए डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। हर एक क्वेश्चन सही होना चाहिए आपको, कैसा भी माहौल रहे, कैसा भी सिचुएशन रहे, कैसा भी स्ट्रेस रहे, अगर आप समझ के गए हैं तो नींद में क्वेश्चन सही होगा, और अगर आप समझ के नहीं गए हैं तो वहाँ कितना होशियार रहिए, कितना बार पानी पीते रहिए, दिमाग में नहीं आने वाला है। इसीलिए चीज़ों को क्लास में समझिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अभी जल्दी से पहले नोट कीजिए इसको, आप जल्दी नोट कीजिए, फिर मुझे कुछ और चीज़ बताना है। हाँ बच्चों, तो नोट करने के बाद मैं आपको वहाँ पर 4 पॉइंट बताया कि किन रीजन्स से, यानी कुछ और एक्स्ट्रा रीज़न भी है जिसके कारण जो है स्पीसीज एक्सटेंट होते रहते हैं, कुछ कारण और भी है, ये सब थोड़ा डिफरेंट है, आपको बस माइंड में रखना है। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट्स, कुछ एनिमल है जिसका माइग्रेशन का रूट फिक्स है। माइग्रेशन जानते हैं, सीजन टू सीजन, किसी सीजन से जो है दूसरा सीजन, मानी समर से विंटर या विंटर से समर, कि ये कहीं ट्रेवल करते हैं, तो
ये जो ट्रैवल करते हैं, अगर रूट इसका जो है, रूट मीन्स होता है रास्ता, फिक्स रहे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मानिए ये कोई वाटर बॉडी है, मानिए समंदर है, कुछ है, और यहाँ ये एक एनिमल रह रहा है, पूरा फैला हुआ है, सबको पता है, लेकिन ये समंदर में है, इसको लोग बहुत बड़ा है समंदर, तो इसको यहाँ से नहीं देख सकते हैं, और ना ही इसका यहाँ पर हंटिंग हो सकता है, यानी इसको शिकार नहीं कर सकता है। बट लोगों को पता है कि ये समर के मौसम में, कब बच्चों, ये समर में एक रूट है समंदर में, ऐसा नहीं कि रोड बना हुआ है, इन्हें पता है कि एक रास्ता है कुछ रेंज के थ्रू, यहां से होते हुए ये यहां आता है। तो लोग क्या करते हैं, समर में यहां पर वो बैठे रहते हैं और बड़े बड़े औजार लेके उन चीजों पर हमला कर देते हैं, उनका शिकार करता है, और फिर उन्हें चंद पैसों के लिए और मीट के लिए और उन्हें जो बॉडी पार्ट्स बेचने के लिए वो लोग इन चीज़ों का वहाँ पर हत्या कर देते हैं, यानी ये चीज़ वहाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब मानिए अगर इसका रूट फिक्स नहीं रहता, रूट मीन्स होता रास्ता, तो क्या इसका हंटिंग इतना आसान होता? नहीं। लेकिन अगर रूट फिक्स है, माइग्रेटरी रूट्स बार बार इधर से आना जाना करेगा, इधर से आना जाना करेगा, तो फिर क्या होगा, वहां पर इसका एक्सटेंशन का चांस, खत्म होने का चांस ज्यादा है। अगर ये अपना रूट फिक्स ना करे तो इसका एक्सटेंशन का चांस कम हो जाएगा, यानी विलुप्त होने का चांस कम होगा, क्योंकि उतना ज्यादा हंटिंग नहीं होगा। जैसे व्हेल मछली के साथ ऐसा हो रहा है, पहले होता था, अभी पता नहीं होता होगा या नहीं, लेकिन पहले बहुत लोगों ने इसका हंटिंग किया, बहुत शिकार किया खाने के लिए और न जाने थोड़ा पैसा के लिए। फिक्स्ड हैबिटेट, ये कारण भी हो सकता है एक्सटिंक्शन का। मानिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी हैबिटेट में, यानी कुछ ही माहौल में, वो कुछ ही एनवायरनमेंट में रह पा रहे हैं, तो अगर उस एनवायरनमेंट में कोई आपदा आ गया, तो भी खत्म होने का चांस है। इससे अच्छा है सब जगह रहो, बट संभव थोड़ी है। जैसे इंसान दुनिया में हर जगह पाया जाता है लगभग, तो हर जगह पाया जाना, यानी अगर कहीं कुछ हो जाता है तो कहीं तो रह जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो अगर फिक्स्ड हैबिटेट में रहता तो दिक्कत ज़्यादा था, एक्सटेंशन का चांस बढ़ जाता है। लोकलाइज्ड, स्थानीय, अगर कोई चीज़ है जो किसी लोकल स्थान में ही मिल रहा है, वहाँ से दूसरा कहीं कर पा रहे हैं, तो वो नहीं रह पा रहा है, ख़त्म हो जाता है। ये भी एक रीज़न है। मतलब कुल मिला के सब छोटा रीज़न है जिसके कारण भी एक्सटेंशन प्रमोट होता है, एक्सटेंशन ज़्यादा होता है, रेट बढ़ रहा है। नैरो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, मानिए कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दुनिया में फैलाव बहुत कम दायरा में रह रहा है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही अच्छे से रह पा रहा है। अगर ये कंगारू हर जगह रह पाता तो उसका ख़त्म होने का चांस कम होता। मानिए ऑस्ट्रेलिया में कभी कुछ हो गया, हम दुआ करते हैं ना हो, बट कुछ ऐसा माहौल वहाँ पर बन गया कि वहाँ जो है एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, तो कंगारू साथ साथ ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर ये नैरो रेंज नहीं बल्कि ब्रॉड रेंज में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट रहता तो इसका बचने का चांस ज़्यादा है, एक्सटेंट होने का चांस कम है। चलिए, ये तो वैसे भी बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है, बट इतना डिटेल में आपको बताया जा रहा है, ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, अब सवाल ये है कि सर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व ही क्यों करें, क्या ज़रूरत है सर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने का, बायोडाइवर्सिटी को बचाने का हमारा क्या ज़रूरत है, क्यों प्रोटेक्शन दे, क्यों हम ध्यान लगाएं। कोई एनिमल ख़त्म हो रहा है, प्लांट्स ख़त्म हो रहा है, कोई स्पीसीज एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो, माइक्रोब्स का हो, सर हमें क्या लेना देना है सर? है क्या लेना देना है? लेना देना तो है। क्या है देखिए, पहला रीज़न नंबर 1, नैरोली यूटिलिटेरियन। पहला रीज़न है कि हम लोग जो है, हम लोग के लिए ये लाभदायक है, यूजफुल है। यूटिलिटेरियन मतलब होता है मानिए उपयोगी, यूटिलिटेरियन मतलब उपयोगी। ये हम लोग के लिए नैरोली, यानी कम रेंज में भी, यानी डायरेक्ट भी फायदेमंद है। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए डायरेक्ट फायदेमंद भी है और इनडायरेक्ट फायदेमंद भी है। सर डायरेक्ट फायदेमंद क्या है बायोडाइवर्सिटी से? हमें फूड, वुड, फायरवुड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और ना जाने क्या क्या चीज़ हमें डायरेक्ट
प्लांट्स से लेना पड़ रहा है, एनिमल्स से लेना पड़ रहा है। इन चीज़ों के लिए हम डायरेक्टली उन चीज़ों पर निर्भर करते हैं, तो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम उनसे लेते हैं, तो ये हमारे नैरोली यूटिलिटेरियन है, यानी डायरेक्ट यूजफुल भी है और इनडायरेक्ट यूजफुल भी है। इनडायरेक्ट यूजफुल कैसे? इसको बोलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, मतलब इनडायरेक्टली यूजफुल भी है, इसीलिए हमें कंजर्व करना है। डायरेक्टली यूजफुल है, ये सब डायरेक्ट मिल रहा है। इनडायरेक्ट देखिए, जैसे मैं बोलूं प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस ना करे क्या होगा? सोचिए, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करे तो प्लांट्स के साथ साथ प्लांट्स तो खत्म होंगे, एनिमल भी खत्म होगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल जो है प्लांट्स पर ही निर्भर है। एनिमल खत्म होगा तो साथ साथ प्लांट्स और एनिमल दोनों खत्म, तो हम क्या है, घंटा बजाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस करके इनडायरेक्टली इकोसिस्टम को बचा के हमें हेल्प कर रहा है, यानी हम इनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं आप देख पा रहे हैं। ये तो हम डायरेक्टली इससे फूड ले लिए, मानिए सेब वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह हम लोग खाते हैं वो डायरेक्ट फूड ले लिए। वुड ले रहे हैं, लकड़ी लेके हम लोग जलाते हैं, फायर वुड जलाते हैं, वो वुड का काम करते हैं। फाइबर्स डायरेक्ट मिल रहे हैं, जैसे जूट से, कॉटन से। उसके बाद ऊल वगैरह हम लोग ये सब डायरेक्ट ले रहे हैं। सिल्क वार्म से फिर हम लोग सिल्क निकाल रहे हैं, वो सब डायरेक्ट मिल रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये मेडिसिन, ये हमें जो है नैरो रेंज का है। नैरो रेंज का मतलब ये है कि हम उनसे लेते हैं, और एक ब्रॉड रेंज, बड़ा रेंज का भी फायदा ये कर रहा है हमें। ब्रॉडली बड़ा यूज ये है कि ये इनडायरेक्ट बड़े बड़े चीज, मानिए पॉलिनेशन, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अच्छा है। अगर एनिमल पॉलिनेशन ना करे तो, अरे पॉलिनेशन तो पढ़े होंगे ना आप, जब ये प्लांट्स दोनों का पोलन ग्रेन का एक का पोलन ग्रेन उसका स्टिग्मा में जाना, फर्टिलाइज होना, ये पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन मतलब जो है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम मेल प्लांट टू फीमेल या फिर फ्लावर। तो ध्यान रहे, ये पॉलिनेशन अगर एनिमल ना करे, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन ना करे, तो पॉलिनेशन नहीं करेगा, क्या प्लांट्स में फ्रूट्स लगेंगे? नहीं। क्या प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं लगेंगे तो क्या दोबारा फिर प्लांट्स बन पाएगा? नहीं। क्या बीज बनेंगे? नहीं। तो फिर घूम फिर के प्लांट खत्म, तो एनिमल खत्म, तो हम खत्म। तो ये बड़ा बड़ा लेवल में भी ऑक्सीजन दे रहा है हमें, एक बड़ा लेवल में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन। आपको पता होगा 20% ऑक्सीजन हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये बड़ा यूज, छोटा यूज, दोनों यूज के लिए, और हमें इसीलिए इन चीजों को बचाना है। और भी कुछ रीजन है बचाने का, जैसे कि आपको पता होगा जो भी अभी के टाइम में जो मेडिसिन वगैरह बनता है, ड्रग्स, उसमें 25% जो है वो प्लांट्स से बनता है, यानी 25% ड्रग्स प्लांट से। 100 अगर दवाई बन रहा है उसमें 25 दवाई प्लांट्स से बनता है, ध्यान रहे, बाद बाकी केमिकल वगैरह यूज करके। तो डायरेक्टली बेनिफिशियल भी है, इनडायरेक्ट बेनिफिशियल भी है, और भी कुछ कारण है मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए कि क्यों हम लोग प्लांट्स हो या एनिमल्स, इन बायोडाइवर्सिटी को क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए। बच्चों इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए फाइनली इस टॉपिक को हम लोग यहाँ क्लोज करेंगे, यानी हम क्यों कंजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। देखिए जो तीसरा रीज़न है, ये रीज़न है एथिक्स का। एथिक्स मतलब एक हमारा भी इंसानियत होना चाहिए अंदर। हम तो 2 रीज़न देखे जिसमें हमारा फ़ायदा है। अच्छा, मानते हैं अगर हमारा फ़ायदा ना हो तो क्या हमारा ये मोरल ड्यूटी नहीं बनता है? अब हमें बेनिफिट हो चाहे ना हो, हमें बेनिफिट हो सकता है लेकिन नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं आप। मानिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पीसीज है जो इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, जो हमें पता नहीं है कि वो कौन सा प्लांट से जुड़ा हुआ है। छोटा सा अगर इंसेक्ट का बात किया जाए, हमें पता नहीं है कि वो कौन सा प्लांट को पॉलिनेट करता है और उस प्लांट का उस इन्वायरमेंट में क्या काम है। हमें इतना ज़्यादा डिटेलिंग पता नहीं है कि किसका क्या वैल्यू है और किसका क्या नेचर ने बनाया होगा, तो जरूर कुछ रीजन होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें रीजन पता ना चले तो हम मार दे, हमें डिस्ट्रॉय कर दे, हमारा तो हक नहीं बनता है। तो एक एथिक्स भी होता है, यानी मॉरल ड्यूटी। पहला हमने देखा हमारा यूज है, दूसरा भी देखा हमारा यूज है, तीसरा रीजन ये है बचाने का कि एक इंसानियत के नाते एक जिम्मेदारी भी बनता है हमारा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक मोरल ड्यूटी बनता है कि ऑर्गेनिजम्स को हमें कंजर्व करना चाहिए, चाहे उसका कोई बेनिफिट हो या फिर ना हो, बट ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो बच्चों यहां पर हमारा ये टॉपिक हो रहा है
खत्म। यानी रीजन मैंने देखा, एथिक्स मोरल ड्यूटी, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू केयर ऑल ऑर्गेनिजम्स आइदर दे आर बेनिफिशियल और नॉट। एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हर एक स्पीसीज का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, हमें पता हो चाहे ना हो, हमें मानना चाहिए। हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि हम किसी स्पीसीज को एक्सटेंड करें, हम किसी स्पीसीज को ओवर एक्सप्लॉइट करें। हम यूज़ कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि हम यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों का। हम उन्हें मार के खा रहे हैं, ऊपर से हम उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट भी करेंगे, और अगर हम उन्हें एक्सटेंड कर देंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है।